बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। परिवर्तन की जो लहर जो बह ही रही है, जो बदलाव लोगों के मन में है, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। ये उन लोगों की मुझे बौखलाहट, घबराहट और हताशा का परिचायक है। बिहार की जनता जानती है कि कौन बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन अपने परिवार के विकास के लिए। जबरदस्त लहर है, परिवर्तन में घड़ी है, बदलाव की घड़ी है। परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। पूरे बिहार में बदलाव चाहिए, बदलाव के गंगा बह रहा है। तेजस्वी को क्या आशीर्वाद दिया आपने? तेजस्वी जी को क्या आशीर्वाद? पूरा बिहार के जनता का आशीर्वाद है तेजस्वी पर। रंगबाजी और रंगदारी हार रही है। तेजस्वी यादव और महागठबंधन की लहर है पूरी तरह से। गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। गरीबों को घरों में कैद करके उनके नाम से जंगल राज वाले खुद जाकर के वोट दिया करते थे। जो है पूरे तरीके से बदलाव चाह रही है। सर का बात है तो राजनीति में होता रहता है, लेकिन जनता का रुझान है महागठबंधन और तेजस्वी को चेहरा। जिनका एकमात्र सपना है किसी तरह लोगों को डराकर, अफवाह फैलाकर, समाज को बांटकर कैसे भी करके सत्ता हथिया लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। तो बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 3 बजे तक वहां कुल 45% मतदान हुआ है और इस बीच अररिया के फरबिसगंज में पीएम मोदी ने रैली की है और एक बार फिर जंगल राज और डबल युवराज का जिक्र करते हुए कहा है कि दोनों को जनता ने नकार दिया है। उन्होंने कहा कि जंगल राज के समय बिहार में लोगों को डर लगता था और एनडीए के शासन में ही सही मायनों में लोगों को वोट करने का अधिकार मिला है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी वार किया और कहा कि देश के कई राज्यों से तो कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं है। पीएम मोदी की रैली में भारी भीड़ जुटी, जिसका उन्होंने अभिवादन किया। और सहरसा की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो भारत माता की जय के नारे का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि जंगल राज के साथ ही चाहते हैं कि कहीं भारत माता की जय के नारे ना लगे। बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथ ही उनके करीबी चाहते, क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले,
बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांगने के लिए आए। अगर उन्हें भारत माता से दिक्कत है तो बिहार को भी इन लोगों से दिक्कत है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए, जिन्होंने भारत माता की जय के प्रति नाराजगी व्यक्त की है, ऐसे लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज यहां उपस्थित सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा, आप पूरे जोश से मां भारती का जयकारा मेरे साथ बोलिए। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तो प्रधानमंत्री की इस रैली में उन्होंने एक बार फिर से राष्ट्रवाद को सर्वोपरि बताया है। और आज हो रही वोटिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल लगातार बना हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी इसमें जुड़े हुए हैं, साथ ही राघोपुर वैशाली से विक्रांत हमारे साथ है, पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़े हुए हैं। अरुण, जरा बताइए कि जिन 17 जिलों की 94 सीटों पर खास तौर पर आज स्पेसिफिक मतदान हो रहा है, उन जगहों पर राष्ट्रवाद कितना बड़ा मुद्दा है जिसका बार बार बीजेपी एनडीए आह्वान कर रही है अपनी रैलियों में, सभाओं में, रोड शो में? देखिए, मैं फिलहाल पटना के एक मतदान केंद्र पर हूँ। मतदान केंद्र पर लोग तो अब दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 45 से 46% तक मतदान हो चुका है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात है, बीजेपी लगातार उसका कोर एजेंडा रहा है राष्ट्रवाद। वो 2019 का चुनाव आप कहिए, 2014 का चुनाव कहिए, या फिर राज्यों के चुनाव कहिए, वो राज्यों के चुनाव भी राष्ट्रवाद के ही एजेंडे पर लगते हैं। और प्रधानमंत्री ने जय श्री राम और भारत माता की जय, दो नारों को उद्धृत किया और वो दरअसल निशाना साध रहे थे पूरे यूपीए गठबंधन पर, पूरी विपक्षी पार्टियों पर। और उसका जरिया बने थे हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री। उनका एक वीडियो आया था, तो प्रधानमंत्री बीजेपी की जो कोर आइडियोलॉजी है उसी को उद्धृत कर रहे थे। और यहाँ पर विपक्ष से अगर आप बात करेंगे तो वो कहेंगे कि पढ़ाई, दवाई, रोजगार की बात यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के एजेंडे को जरूर आगे बढ़ाते हैं और हर चुनाव में आगे बढ़ाते हैं। बिहार में भी उन्होंने वही किया। जी बिल्कुल, और इसी के साथ ही आप बने रहिएगा। इधर सहरसा से पहले पीएम मोदी ने फॉरबिसगंज में रैली की, जहां उन्होंने बिहार में पहले जंगल राज होने का एक बार फिर जिक्र किया। बिहार की जनता ने डंके की चोट पर ये संदेश दे दिया है कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार की पवित्र भूमि ने ठान लिया है कि इस नए दशक में बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। बिहार में एक कहावत है और बड़ी सटीक कहावत है। बिहार की उस कहावत में कहा है, सब कुछ खैनी, सब कुछ खैनी, दूगो भुजाना चबैनी। यानी भर पेट भोजन करने के बाद भी खाने वाले की नजर अब भुजा पर है। यही इनकी सोच है। आज एनडीए के विरोध में जो लोग खड़े हैं,
वो इतना कुछ खाने पीने के बाद अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत भी जुड़े हुए हैं राघवपुर वैशाली से। विक्रांत, जरा ये बताइए, ये लालू प्रसाद यादव के लिए इलाका बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में या बीजेपी के तमाम नेता, खासतौर पर जेडीयू के भी तमाम नेता, नीतीश बाबू भी हर रैली में वो 15 साल याद दिला रहे हैं जो लालू यादव का शासन है, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी। तो क्या आपको लगता है कि राघवपुर की जनता को वो शासनकाल अभी याद होगा? वो बहुत पुरानी बातें हो रही है। देखिए, बिल्कुल कि 15 साल पुरानी बात है और 15 साल पहले लालू यादव की सरकार वहां पर थी और जिस समय, क्योंकि जंगल राज कोई टर्म राजनीतिक विरोधियों ने नहीं उसे पैदा किया था, अदालत ने अपने एक फैसले में ये बोलते हुए ये टर्म यूज़ की थी और उसके बाद से विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला था। हालांकि जिनसे भी हम बात कर रहे हैं, राघोपुर विधानसभा की अगर हम खास तौर पर बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि इस तरीके की बातें अब भविष्य की तरफ देखना चाहिए। हालांकि राघोपुर चूँकि गढ़ भी है लालू यादव का, उनके परिवार का, और तेजस्वी यादव चूंकि उस सीट पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो लोगों को उनसे ज़्यादा उम्मीद भी है और अगर किसी सीट पर कोई वीआईपी उम्मीदवार होता है तो वो उससे लेकर के लोग थोड़ा उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, बिहार के बाकी सीटों पर जब लोगों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये डर जरूर दिखाई देता है। लेकिन जो युवा वोटर हैं जिन्होंने लालू यादव का जो राज था वो नहीं देखा है, जिसके बारे में कथित तौर पर जंगल राज कहा जाता है, तो वो जो नए वोटर्स हैं वो एक बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 15 साल में नीतीश कुमार का शासन देखा है। तो जो भी उनकी शिकायतें हैं, जो भी अपेक्षाएं हैं, वो उसी सरकार के साथ है। बिल्कुल, और इसी के साथ ही एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर है, मैं शेष जी से भी जानूंगी। लेकिन इससे पहले कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने दावा किया है कि इस बार तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे क्योंकि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। आप यहां पर पहुंचे थे वोट देने के लिए, क्या है मुद्दे, क्या हैं जिसको लेकर आप लोगों के बीच पहुंचे हैं? बेटा के चुनाव प्रचार में भी थे आप। देखिए, अभी तो मुद्दों की बात अब आप कर रहे हैं, जब कई लोगों का भविष्य यहाँ पे मतदान केंद्र में बंद हो चुका है, मतदान पेटी में। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जिन मुद्दों पे मौजूदा सरकार और हमारे केंद्र से बार बार आते हुए और सिर्फ चुनाव की घड़ी में आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उनसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों कि आप 15 साल उनकी सरकार रही और उसके बावजूद आप नारा तो दे देते हैं, भरोसा है तो भाजपा है। पहली बार भरोसा है तो एनडीए नहीं कह रहे हैं, भरोसा है तो भाजपा है। तो शत्रुघ्न सिन्हा तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन शेष जी, एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर है? और साथ ही साथ जिस बात को प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि 15 साल का वो जंगल राज क्या बिहार की जनता दोबारा चाहती है, ये तर्क प्रधानमंत्री का एंटी इनकम्बेंसी पर कितना असर छोड़ेगा? एंटी इनकम्बेंसी तो है, इसीलिए नीतीश कुमार को पोस्टों तक से बाहर कर दिया। आज प्रधानमंत्री की सभा में उनका कोई निशान नहीं दिखा, उनके सामने देखा उनके बीजेपी का चुनाव निशान बना हुआ था, गिरिराज मंच पे बैठे हुए थे। तो बीजेपी को, प्रधानमंत्री बीजेपी को मजबूत करे जा रहे हैं, क्योंकि 5 साल पहले नीतीश कुमार ने या आज के 2014 के चुनाव में 2013 के पहले से ही जिस तरह से उनको गरियाए हैं, उनको भूले नहीं हो, वो बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। और चूंकि सवाल ये है कि एंटी इनकम्बेंसी है उनकी, तो उनको बगल में करके और उन्होंने खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसको कहा जाता है वो कर रहे हैं, और वो सीधे सीधे लालू यादव के राज की याद दिला रहे हैं। और 2.25 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनके भाई साहब बांसुरी बजाते फिरते थे, घोड़े पे घूमते थे, अजीब गरीब महंगी गाड़ियां खरीदते थे, तो वो सारी चीजें वो लोगों को बता रहे हैं। और उसमें ये एक बार पूरे पिछले 6 साल के चुनाव इतिहास में देख लो प्रीति, कि जब नरेंद्र मोदी फ्रंट से लीड करते हैं तो फिर वही लीड करते हैं। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपनी प्रेस्टीज दांव पे लगा दी, वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, अपने लिए वोट मांग रहे हैं सीधा सीधा कि हमने ये काम किया और हम ये इनसे करवाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी तो जाहिर है, तो उनके प्राण पीने बैठे हुए हैं श्री चिरागदीन यादव। आप कह रहे हैं कि वो फ्रंट से लीड करते हैं तो वही लीड करते हैं, तो क्या नतीजों में भी वो लीड होना
दिखेगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, या फिर आप उसी तरह का कोई इशारा दे रहे थे, ये मैं आगे आपसे समझूंगी। इधर शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने दावा किया है कि उनके बेटे लव सिन्हा जीतेंगे क्योंकि लोगों ने नीतीश सरकार के बदलाव के लिए वोट किया है। ये बताइए मैडम, आप चुनाव में घूम रही हैं लगातार, क्या आशा और उम्मीद है? आपके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। जी, मुझे जो देखने में आ रहा है यहाँ पर लोगों की आंखों में सिर्फ बदलाव, एक बदलाव की भावना कि इतने वो लोग फेडअप हो गए हैं कि अब सोचते हैं कि लोगों को, नए लोगों को आना चाहिए। इसीलिए हमें लगता है कि अच्छा ही होगा बांकीपुर के लोगों के लिए अगर लव चुन के आ जाए, और बहुत विश्वास है हमें लोगों पर। लोगों को जिस तरह से हम देखे हैं इतने हताश, और जिस तरह से जिस कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं, उनका ये नहीं हक बनता है ऐसे कंडीशंस में रहना। विक्रांत, अभी हम सुन रहे थे पूनम सिन्हा को, वो सीधे तौर पर ये कहती हुई दिख रही थी कि भाई बदलाव हर नजर में दिख रहा है, लेकिन आप लगातार बिहार चुनाव कवर कर रहे हैं, दूसरा चरण चल रहा है, आप कल जेपी नड्डा के साथ भी थे, क्या वो बदलाव आपको भी लोगों की नजरों में दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि बिहार में अब कोई नया शासक आए, कोई नया मुख्यमंत्री आए? देखिए प्रीति, ये तो लोगों का एक ऐसा विशेषाधिकार है जो जनता ही अपने आप देती है और उसे जादू के पिटारे में बंद कर देती है, और इसका खुलासा तभी हो सकता है जब 10 तारीख को मतदान के बाद पिटारा खुलेगा। लेकिन एक चीज़ जरूर मैं कहना चाहूँगा, और हो सकता है शेष जी भी उससे इत्तेफाक रखें, जब 1 महीने पहले इस चुनाव की एक तरह से भूमिका बननी शुरू हुई थी और एक तरह से माहौल बनना शुरू हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष में एक बड़ा वैक्यूम है और वन साइडेड पूरा चुनाव ये जाएगा, जिसमें बीजेपी को लीड करते हुए अब बीजेपी एनडीए गठबंधन को जीत दिला देगी, क्योंकि नीतीश को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन विपक्ष का जो एक बड़ा खालीपन था, वो एक बड़ा कारण था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि आपको रोक रही हूं, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के मधुबनी से, जहां नीतीश कुमार की ओर पत्थर फेंके गए हैं, जिसके बाद लोगों ने पत्थर फेंकने वाले आदमी को पकड़ लिया है। तभी नीतीश कुमार ने पत्थर फेंकने वाले शख्स को छोड़ने को कहा। बताया गया कि नीतीश कुमार मधुबनी में चुनावी रैली कर रहे थे और इसी दौरान उन पर पत्थर फेंका गया है। नीतीश पर पत्थर फेंकने वाले को नीतीश कुमार ने कहा कि छोड़ दीजिए, इसे जाने दीजिए, और ये पत्थर फेंकने की घटना सामने आई है मधुबनी में, जहां पर वहां नीतीश कुमार मौजूद थे। नीतीश कुमार की ओर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद लोगों ने पत्थर फेंकने वाले आदमी को पकड़ लिया। तभी नीतीश कुमार ने पत्थर फेंकने वाले शख्स को छोड़ने को कहा। बताया गया कि नीतीश कुमार मधुबनी में चुनावी रैली कर रहे थे। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसी पिछले वर्ग के लोगों को दे रहे हैं। और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं। अरुण, इस बार सबसे ज्यादा नीतीश बाबू की रैलियों में ही कुछ ना कुछ हो रहा है, उन्हीं के खिलाफ नारे लग रहे हैं। अब पत्थर कौन फेंकने वाला शख्स है, कुछ पता चल पाया है? देखिए, उस शख्स के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन इसके पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। नीतीश कुमार की रैली में कुछ लोगों ने एक बार और हुड़दंग मचाई थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि आप लोगों को किसने भेजा और आप कहां से आए। जाहिर सी बात है कि उन्होंने आरजेडी की तरफ इशारा किया था और आरजेडी ने उसका जवाब भी दिया था कि हम ऐसी हरकत नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की रैलियों में ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन करते हुए कुछ लोग आते हैं। अब पिछली जो रैली थी उसमें बहुत ज़्यादा नीतीश के समर्थक थे, उस बीच 10-5 लोग ही थे। लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार लगातार अपने विरोधियों पर साजिश रचने, उनकी रैलियों को डिस्टर्ब करने का आरोप लगाते रहे हैं। आज पूरे दिन उनका भी धुआंधार प्रचार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। इस बीच बीजेपी के एक और नेता हैं मनोज तिवारी, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि आरजेडी के 10-5 लोग हमारी सभा में भेजते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे की सभाओं में हुड़दंग मचाने को लेकर के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन साबित अभी कहीं नहीं हुआ है कि किसकी सभा में कौन, वो किसी पार्टी से एफिलिएटेड है कि नहीं। इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि वो कौन था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और हो सकता है 1-8 घंटे बाद वो इसकी तफसील से जानकारी दे कि ये कौन शख्स था जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में पत्थर फेंक रहा था। चले, लेकिन हैरियत ये है कि उन्हें पत्थर लगा नहीं। एक बार फिर से बता दें कि बिहार के मधुबनी से खबर है, जहां नीतीश कुमार की ओर पत्थर फेंके गए हैं, जिसके बाद लोगों ने पत्थर फेंकने वाले आदमी को पकड़ लिया और तभी नीतीश कुमार ने पत्थर फेंकने वाले शख्स को छोड़ने को कहा। बताया गया कि नीतीश कुमार मधुबनी में चुनावी रैली कर रहे थे। पिछले वर्ग के लोगों को दे रहे हैं। और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब
फूंक फेंको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल देशमुख ने दावा किया है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार नहीं बनेगी। सर, जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए कह रही है कि इस बार फिर से सरकार वहां नीतीश कुमार की बनेगी और एनडीए की बनेगी, आप कैसे देखते हैं? ऐसे आपको पता है कि वहाँ का जो माहौल है अभी फिलहाल बिहार का, जिस प्रकार से महाराष्ट्र का माहौल चेंज हुआ था और यहाँ पे माननीय उद्धव जी ठाकरे और माननीय अजीत पवार के नेतृत्व में सरकार यहाँ पे बनी हुई है, एक माहौल चेंज हो गया। उसी प्रकार का माहौल पूरा चेंज हो चुका है बिहार में। आने वाली सरकार बिहार में जो बनेगी वो बीजेपी की नहीं बनेगी, दूसरे सरकार की बनेगी। और ख़ास करके जिस प्रकार से ये सुशांत के केस में जिस प्रकार से मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र का अपमान किया गया, उसका बदला बिहार की जनता जरूर लेगी। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ शेष जी जुड़े हैं। शेष जी, ऐसा पहली दफे हो रहा है मेरे ख्याल में कि बिहार में चुनाव हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री या महाराष्ट्र के सत्ताधारी पार्टी के नेता बिल्कुल स्पेकुलेशन ऐसी कर रहे हैं कि भाई जेडीयू और बीजेपी की तो सरकार ही नहीं आने वाली। इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस बार। अरे उनकी तो दुखती रहे बेचारे, वहाँ अनिल वहाँ होम मिनिस्टर हैं और यहाँ एक वो गुप्तेश्वर या कौन से पांडे थे जो पुलिस के आला अफसर थे, वो टिकट के चक्कर में पड़े थे बेचारे और पूरी दुनिया आसमान फुटा ली थी उनकी पुलिस को, उनकी सरकार के खिलाफ कितना उन्होंने गालियां बकी थी। तो वो उनको तो दुखती रहे, वो उस पर काम कर रहे हैं। मैं विक्रांत की बात जो है, विक्रांत की बात से मैं सहमत हूँ कि जब शुरू में लोग आए थे तो लगा था कि अपोजिशन में तो वैक्यूम है, कोई लीडर नहीं, कोई लीड नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने संभाला है, और उसका कारण वही है कि जो नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं, पत्थर वत्थर फेंक रहे हैं। अब कोई पार्टी का हो जरूरी नहीं है, गुस्सा तो है ही है, क्योंकि कोरोना को जिस तरह से मिसमैनेज किया उन्होंने, पिछले साल बाढ़ को जिस तरह से मिसमैनेज किया, तो उससे बहुत नाराज लोग हैं, हम पर्सनली जानते हैं। तो इसीलिए तो नरेंद्र मोदी को जेपी नड्डा तो ही रह रहे हैं वर्चुअली, और सारे लोग जिस तरह से लगे हुए हैं, बिहार का कोई भी लोकल लीडर, गिरिराज के साथ वाइट हम लोग दिखा देते हैं, बाकी बिहार के कोई स्थानीय बीजेपी लीडर तक फ्रेम में नहीं है। सुशील मोदी गायब है, सारे गायब हैं, और हम लोग कोई वाइट दिखा दे रहे हैं। बाकी तो कैंपेन तो नरेंद्र मोदी ही लीड कर रहे हैं, जेपी नड्डा वहां से रह के लॉजिस्टिक्स मैनेज कर रहे हैं। तो ये लड़ाई सीधी तेजस्वी यादव को क्रेडिट मैं दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को और बीजेपी को एज ए पार्टी सामने आके उतरने को कह दिया। प्रॉक्सी नहीं है वो लोग, नीतीश पीछे है, और नीतीश क्योंकि अनपॉपुलर है, इसमें दो राय नहीं है, तो इसलिए उन पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि ये आएंगे तो ये बड़ा रामराज ला देंगे। ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है शेष जी कि जो सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उन्हें बिल्कुल ही लगभग कॉर्नर किया गया है, और जो सहयोगी है बीजेपी वो फ्रंट पे है, और प्रधानमंत्री खुद किस तरह से पूरी सभाओं में अपने आप को रख रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, राष्ट्रवाद को रख रहे हैं, और तमाम जो मसले वो जोड़ रहे हैं उससे बिहार की जनता कनेक्ट तो कर रही है, क्योंकि वो मसले हैं जो हर आम और खास से जुड़ी हुई योजनाओं से ताल्लुक रखते हैं। आप दोनों ही हमारे साथ, विक्रांत जुड़े, साथ ही अरुण आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। शेष जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आगे आपसे जुड़ूंगी। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोला है और विधानसभा उपचुनाव को सच और झूठ का चुनाव बता दिया है। ये आज डी-डे है, जनता से क्या कहेंगे आज के दिन? जनता से तो मैं कहूंगा मतदान करिए, भविष्य का फैसला करिए, पहचान लीजिए ये सच्चाई सच और झूठ का है। सर ये जो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं हम तो 28 सीटें जीतेंगे। शिवराज सिंह जी अपना मुंह चलाना बंद नहीं करते जब 3-4 घंटे बचे हैं। शिवराज सिंह चौहान को नसीहत देते हुए और कहते हुए कि मुंह चलाना बंद करें, लेकिन 28 सीटों का जो दावा है बीजेपी का जीतने का, उसको मना करते हुए, उसको नकारते हुए कमलनाथ, और जो कह रहे हैं कि ये सीधी जो हर बार कहते हैं कि जनता और बीजेपी की बीच की लड़ाई है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि उपचुनाव में सभी 28 सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। पूरे चुनाव में मतलब शिवराज जी के मुताबिक मुद्दा क्या है? विकास और जन कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा है। कांग्रेस की सरकार ने विकास को ठप किया, मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी बना दिया,
जन कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण किया, हमारी संबल बंद कर दी, बच्चों की शादियों के पैसे देना बंद कर दिए, बच्चों को लैपटॉप बंद कर दिए, फीस भराना बंद कर दी, किसान की फसल बीमा का पैसा नहीं दिया, किसान को प्रीमियम ही जमा नहीं किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान पूरे नहीं दिए, वापस कर दिए सरकार को, राहत की राशि नहीं बांटी, कर्जा माफ नहीं किया, धोखा किया उसके नाम पे। ये सब मुद्दे हैं। लेकिन जो कांग्रेस और कमलनाथ तो कहते हैं बार बार कि गद्दारी प्रमुख मुद्दा है, सौदेबाजी से बीजेपी की सरकार बनी। गद्दारी की तो कांग्रेस ने की, जनता की पीठ में छुरा घोंपा। तो मुद्दा है तो इसलिए है कि उन्हें अपेक्षाएं पूरी नहीं की, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए। चलिए, झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है, उपचुनाव के नतीजे होंगे सामने तो सब कुछ साफ हो जाएगा। शेष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेष जी, जिन 28 सीटों पर इस वक्त उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 27 वो कांग्रेस पार्टी के पास थी, लेकिन अब जो उपचुनाव हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये गणित वापस दोहराना कांग्रेस के लिए आसान होगा? नहीं, कांग्रेस के लिए आसान कैसे होगा? ये श्रीमान जी जो हैं, जो कमलनाथ जी हैं, ये यहाँ से भेजे गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, और लड़ाई तो सिंधिया ने अपने ग्वालियर के इलाके में सिंधिया का प्रभाव था, बाकी राज्य में उनका दिग्विजय सिंह की वजह से चुनाव, जो भी सीटें आई थी, इनका क्या था उसमें? ये तो अपने बेटे की सीट, वही 2 सीटों के इंचार्ज थे, तो इनका कुछ नहीं है। और शिवराज सिंह जो बातें करें, बातों में दम है कि अब आप आए, इन्होंने जितने लोग इनके साथ थे, सिंधिया बताइए, इनके सब साथ इनको कांग्रेस को जिताने में लगे हुए थे, दिग्विजय सिंह लगे हुए थे, दिग्विजय सिंह को घेर के इन्होंने भोपाल से लड़ा दिया। ये जानते हैं इनको वहां किस पोलराइजेशन में इलेक्शन होता है, तो ये तो स्कोर सेटल कर रहे थे। तो संजय गांधी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के छात्र हैं ना ये, उनके संजय गांधी के साथ दूर में पढ़ते थे श्रीमान जी, तो ये उसी तरह से पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो अकेले पड़ गए हैं, लड़ते रहे। और 28 सीट उनका जीतना दावा थोड़ा उनका ज्यादा है, लेकिन उनको तो 7 या 8 सीट चाहिए अपनी सरकार बजाय रखने के लिए, तो इसलिए इसमें कुछ नहीं है, ये अकेले पड़ गए हैं और उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बताइए, डबरा में जाके उन मैडम को, और वो जो आंकड़ा है उसे छूने में एड़ी चोटी का जोर तो कांग्रेस पार्टी को लगाना पड़ा है, ये लगातार कैंपेन में देखा भी गया है। इधर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में मध्य प्रदेश के उपचुनाव को लोकतंत्र और नोट तंत्र का चुनाव बताया। What do you think? What is the most important issue in this election? ये चुनाव तो लोकतंत्र और नोटतंत्र के बीच में है, और लोकतंत्र जीतेगा, नोटतंत्र हारेगा। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से